हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आप बोल सकते हो इट इज ऑपोजिट ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अगर हम लोग ए और बी को ऐड करते हैं तो हम लोगों को मिलता है एक रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके, सो एडिशन करके हम लोगों को मिल रहा है एक रिजल्टेंट वेक्टर। बट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब अगर मेरे पास सपोज कोई एक वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर है, मैंने ले लिया इफ। ओके, अब सोचो ये जो वेक्टर है इफ, इस वेक्टर को मैंने क्या किया, इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, दो कंपोनेंट में इसको तोड़ डाला। तो वन इज सपोज इफ वन एंड अनदर इज सपोज इफ टू। ओके, अब तोड़ने के बाद अगर ऐसा हो रहा है कि ये जो इफ वन और इफ टू है, इसको अगर हम लोग कंबाइन करें तो कंबाइन करने से वापस अगर हम लोगों को इफ मिल रहा है, मतलब जो गिवन वेक्टर था वो वेक्टर अगर मिल रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि यस, we have resolved the vector capital F into two components f1 and f2। तो सिंपली आप ये समझ सकते हो कि ये जो f1 है और ये जो f2 है, ये f1 और f2 को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस आर दी components of the given vector। दिस आर दी components of given वेक्टर। तो गिवन वेक्टर कौन सा है? कैपिटल एफ है। ओके, ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में सिलेबस में हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है बट इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ओके, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? सपोज व्हेन अ वेक्टर, मतलब सपोज हम लोगों के पास एक वेक्टर है आर। ओके, अब इस आर वेक्टर को हम लोगों ने क्या किया? कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया। सपोज दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक आर एक्स और एक है आर वाई। ओके, आर एक्स और आर वाई। अब इसको तोड़ने के बाद क्या देखा गया कि आर एक्स और आर वाई के बीच का जो एंगल बन रहा है, द एंगल बिटवीन आर एक्स एंड आर वाई, इन दोनों का एंगल है 90 डिग्री। क्लियर? तो हम लोग बोलेंगे कि आर एक्स और आर वाई क्या है? आर एक्स एंड आर वाई दे आर rectangular, they are rectangular और orthogonal components, orthogonal components of the given vector कैपिटल आर। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो आर एक्स और आर वाई हम लोगों का हो गया ऑर्थोगोनल और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ उसको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। सपोज हम लोगों के पास ये वेक्टर दिया हुआ है आर। ओके, अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं हम लोगों के कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो सपोज हम लोगों के पास एक्स और वाई एक्सिस है, दैट मीन्स दिस आर एक्स और वाई एक्सिस। ओके, सो एक्स और वाई, ऑब्वियसली ये एंगल दोनों के बीच का कितना होगा? 90 डिग्री। ये है हम लोगों का ओरिजिन 0,0। हम लोगों ने टू डायमेंशनल लिया है केस। अब देखो, दैट मीन्स ये जो आर वेक्टर है, सपोज ये एक्स के साथ बना रहा है अल्फा एंगल एंड सपोज ये बना रहा है बीटा एंगल विद द वाई एक्सिस। क्लियर? सो अब समझ में आ रहा है? दैट मीन्स हम लोगों को रिजॉल्व करना है वेक्टर आर को दो डायमेंशन में, दैट मीन्स एक्स एंड वाई प्लेन में। और ये एक्स और वाई क्या है? दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर? ओके, अब ये जो आर आएगा, इसको जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो देखो इसको कैसा इसका आंसर आएगा। तो आर को जब हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं तो सिंपली इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब ये जो वैल्यू आएगा, ये आएगा आर कॉस अल्फा। ओके, ये आएगा आर कॉस अल्फा एंड ये जो परपेंडिकुलर ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये आएगा आर साइन अल्फा। आर कॉस अल्फा, आर साइन अल्फा। दैट मीन्स सपोज दिस इज ओ, दिस पॉइंट इज सपोज ए, ये पॉइंट बी ले लेते हैं और ये पॉइंट ले लेते हैं सी। तो सिंपली अगर मेरा ओ सी, मैं मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, ओ सी अगर मेरा आर हुआ, ठीक है, तो ओ बी कितना होगा? ओ बी होगा आर साइन आर कॉस अल्फा एंड ओ ए होगा मेरा आर साइन अल्फा। ओके, ये समझ में आया?
क्लियर? आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सिंपली दिस इज द केस। अब मैंने बीटा भी लिखा है। बीटा मतलब अगर मैं बीटा के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो क्या होगा? बीटा के टर्म्स में अगर मैं लिखूँ तो इधर ओ बी कितना हो जाएगा? ओ बी हो जाएगा आर साइन बीटा, एंड ओ ए हो जाएगा आर कॉस बीटा, और ओ सी तो आर ही रहेगा। तो ये हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको ये याद रखना है कि अगर एक वेक्टर आर है और ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है और ये एंगल अगर थीटा है, तो आर का एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? आर कॉस थीटा, और वाई के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। जो एंगल लगा हुआ है वो कॉस होगा, मतलब इधर अगर ये इसके साथ लगा हुआ है तो इधर का कंपोनेंट जो अटैच है उस कंपोनेंट में कॉस आएगा। क्लियर? बस इतना आपको याद रखना है। आई होप इतना क्लियर हो गया। सो आर cos theta is the x component, so this is rx is equal to r cos theta and ry is equal to r sin of theta. Okay, this is the case we have to remember. तो इस केस में x और y क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बट अगर r को हम लोगों को रिजॉल्व करना है, बट सपोज ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होता है, तब फॉर्मूला क्या हो जाता है? दैट मीन सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर है r और ये सपोज x एक्सिस है और ये सपोज y है, एंड नाउ इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है। ओके, दैट मीन्स x एंड y आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तब वैल्यू क्या होगा? तब आर एक्स कितना आएगा? अब एंगल दिया हुआ, सपोज दिस इज अल्फा, दिस इज सपोज बीटा। ओके, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो आर एक्स कितना आएगा? आर एक्स आएगा आपका आर साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ओके, एंड आर वाई कितना आएगा? आर वाई विल बी आर साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। अब अगर आप वैल्यू बैठा दो, दैट मीन्स अगर अल्फा प्लस बीटा, अगर ये 90 डिग्री बैठा दो, मतलब अगर एक्स एंड वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बैठा दो, तो सिंपली आप देखना आर एक्स क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, अगर लिखे तो आ जाएगा आर कॉस अल्फा, और आर वाई क्या होगा? आर साइन अल्फा। ओके, तो समझ में आया होगा आपको आई थिंक। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। सो इतना क्लियर हो गया। तो सिंपल, अगर मैं अभी रेजोल्यूशन के बारे में अगर एक चीज़ बोलूँ, तो अगर मेरे पास अगर आर एक वेक्टर है, अगर मुझे उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना होगा, तो जो एंगल से वो लगा हुआ अटैच होगा उस डायरेक्शन में वैल्यू होगा आर कॉस थीटा, एंड उसके परपेंडिकुलर होगा आर साइन थीटा। क्लियर? ओके, अब देखो इसको हम लोगों को ये समझ में आ गया। सो सिंपली अब और एक चीज़ आपको ये इधर से एक चीज़ और समझना है कि ये आर वेक्टर हुआ, मैं वापस कर रही हूँ क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हम लोगों का एक्स एक्सिस और ये हो गया हम लोगों का वाई एक्सिस। तो इधर ये हो गया हम लोगों का आर एक्स और इधर ये हो गया हम लोगों का आर वाई। क्लियर? अच्छा, ये एंगल हो गया थीटा। अब मैग्नीट्यूड तो मैंने लिख लिया। अब दैट मीन्स अब देखो हम वेक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ये पता होगा अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या क्या होता है? आई हैट। अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे हैट। क्लियर? अब मुझे आर वेक्टर को लिखना है इन टर्म्स ऑफ आई हैट जे हैट। तो ये आर वेक्टर हो गया। आर वेक्टर को मैंने क्या बोला अभी कि ये एक वेक्टर है, इसको अगर हम लोग तोड़ रहे हैं तो मुझे दो कंपोनेंट मिल रहा है, एक आर एक्स और एक आर वाई। बट हम लोगों ने सिर्फ आर एक्स और आर वाई का मैग्नीट्यूड देखा। आर एक्स का मैग्नीट्यूड है आर कॉस थीटा और आर वाई का मैग्नीट्यूड है आर साइन थीटा। बट वेक्टोरियली हम लोग कैसे लिखेंगे? ऑब्वियसली इसके ऊपर भी वेक्टर साइन देना पड़ेगा। अब वेक्टर वाइज कैसे लिखेंगे ये देखो। तो सिंपली आर एक्स मतलब आर कॉस थीटा तो मैग्नीट्यूड हो गया, बट इसको डायरेक्शन बताने के लिए लिखेंगे आई हैट, और सिमिलरली आर वाई को लिखेंगे आर साइन थीटा इंटू जे हैट। ये हो गया आर वेक्टर। क्लियर? आर वेक्टर हम लोगों का आ गया, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। समझ में आया? तो सिंपली आप ये याद रखना, सपोज कोई भी अगर एक वेक्टर है हम लोग के पास ए, अगर मुझे उसको दो कंपोनेंट में तोड़ना है तो एक आएगा एक्स एक्सिस के बराबर और एक होगा वाई एक्सिस के बराबर। ओके, और आई हैट जे हैट के साथ। अब अगर हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकलेगा स्क्वायर रूट करके आई हैट का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ऐसे करके निकलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला एग्जाम्पल में अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आएगा देखो।
आर कॉस थीटा का स्क्वायर, क्लियर, प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो बाहर आर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता तो आर ही आ गया। तो दैट मीन्स जो आर का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया, वापस मुझे आर ही मिला। तो ये प्रूफ होता है कि अगर एक वेक्टर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले तो एक वेक्टर को दो पार्ट्स मिलेगा, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, और वापस उन्हीं दो पार्ट को अगर हम लोग जोड़ दे तो हम लोगों को वापस ये आर वेक्टर मतलब गिवन वेक्टर मिल जाएगा। तो दिस इज सिंपली द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। ये हो गया 2 डायमेंशनल में। अगर मैं 3 डायमेंशनल कंडीशन केसेस की बात करूँ, 3D में सपोज आर एक वेक्टर है, इसके 3 कंपोनेंट है, एलोंग एक्स एक्सिस आर एक्स, एलोंग एक्स वाई एक्सिस आर वाई, एलोंग जेड एक्सिस आर जेड। ओके, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सिंपली आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आर एक्स इंटू आई हैड प्लस आर वाई इंटू जे हैड प्लस आर जेड इंटू के हैड। अगर मुझे कोई मैग्नीट्यूड लिखने बोले तो सिंपली मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा हम लोगों का वैल्यू। अब देखो, अब सिंपली एक चीज़ ये हो सकता है कि ये जो वेक्टर आर है ये एक्स वाई जेड के साथ कुछ एंगल बनाएगा, राइट। तो सपोज हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, आर जो वेक्टर होगा, आर वेक्टर का कुछ कंपोनेंट्स होगा, सपोज ये है एक्स एक्सिस, ये हम लोगों का है वाई एक्सिस, और ये इधर है हम लोगों का जेड एक्सिस, क्लियर, इधर है जेड एक्सिस। तो इधर सिंपली जो आर वेक्टर, कोई अगर आर वेक्टर है तो आर वेक्टर का क्या होगा, आर एक्स कॉम्पोनेंट्स आएंगे। तो सपोज कोई एक वेक्टर है आर, सपोज कोई एक वेक्टर है आर, उसका आर वेक्टर का एलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट है आर एक्स, एलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट है आर वाई, एंड एलोंग जेड एक्सिस कंपोनेंट है आर जेड। ओके, एंड आपको और एक चीज़ यहाँ पे देखो कि सोच लो आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, आर वेक्टर वाई के साथ बना रहा है बीटा, और आर वेक्टर जो जेड के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल हो रहा है गामा। वो एंगल कितना है, गामा, ये सोचो दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ये अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू लिख सकते हैं। आप बस फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखो, कॉस, आप ऐसे नहीं याद रखें, आप याद रखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर एक्स बाई आर, कॉस बीटा इज इक्वल टू आर वाई बाई आर, एंड कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू आर जेड बाई आर। ओके, ये याद रखना, बस ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह इसको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है, इन लोगों को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। इन लोगों को क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन। ओके, और एक चीज याद रखना कि ये जो कॉस अल्फा है, मतलब अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा को ऐड करो तो आपको क्या आएगा, देखो ये है आर एक्स बाई आर, इसका स्क्वायर, ये है आर वाई बाई आर, इसका स्क्वायर, और ये है आर जेड बाई आर, इसका स्क्वायर। अब कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, राइट। तो आर स्क्वायर हो गया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर आ गया। अब थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था, इधर ही बताया था, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर होता है। दैट मीन्स ये जो है इसका अगर स्क्वायर करे तो ये आर स्क्वायर ही आएगा। तो आर स्क्वायर कट के क्या आ गया, 1। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 1। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये आप फैक्ट याद रखना। तो क्या क्या याद रखना है मैं एक बार समराइज कर देती हूँ, एक जगह लिख देती हूँ कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है आर, और ये अगर एक्स एक्सिस, ये अगर वाई एक्सिस और ये अगर जेड एक्सिस है, तो हम लोग ये बताएंगे कि आर के कंपोनेंट वाइज अगर आर को लिखना है तो लिखेंगे आर एक्स आई हैट प्लस आर वाई जे हैट प्लस आर जेड के हैट। और अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड विल बी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ओके, इतना आई होप इतना क्लियर होगा, समझ में आया होगा। यही चीज़, और एक चीज़ यहाँ से नोट डाउन कर लो कि सपोज ये 2 डायमेंशन में ले लेते हैं, नहीं, so this is x and this is y, and suppose this is the r position of a particle। suppose ये इधर कोई एक पार्टिकल है और इसका पोजीशन है r,
एंड सपोज इसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो r है, ये r क्या है, ये वेक्टर बता रहा है। अब इसका जो दो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली एक x होगा और एक क्या होगा, ये y, क्लियर, ये y होगा और सपोज ये एंगल थीटा है, तो r का x कंपोनेंट कितना होगा, r cos थीटा, और r का y कंपोनेंट क्या होगा, r sin थीटा, ठीक है। और ये जो r वेक्टर है इसको आप कैसे लिख सकते हो, x i हैट प्लस y j हैट के हिसाब से, और r का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड विल बी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो इतना आप नोट डाउन कर लो, ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का पूरा मैंने थ्योरी पार्ट डिस्कस कर दिया है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, तो मैं एक या दो इजी न्यूमेरिकल्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं आपको दूं, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए। अब ए वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड लिया है 10। ओके, आपको बताना है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कितना होगा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए वेक्टर जो एक्स एंगल बनाता है, ए इट मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। तो आप कैसे करेंगे, आप सॉल्व कीजिए, सिंपल है। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री और ये है वाई एक्सिस। ओके, सो सिंपली ए एक्स कितना होगा, ए कॉस 30 डिग्री। अब ए का वैल्यू कितना है 10, कॉस 30 क्या होता है √3/2, दैट मीन्स इट विल बी 5√3। और ए वाई कितना हो जाएगा, ए वाई विल बी ए साइन 30 डिग्री। ए साइन 30 डिग्री कितना आता है, ए इंटू साइन 30 डिग्री मीन्स हाफ, a means 10 into half, that is 5 units. ओके, सो सिंपल दिस आर द कैलकुलेशन, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सपोज सबको मैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, मैं एंगल समझाने के पर्पस में आपको बता रही हूँ। सपोज इधर एक पेंडुलम है, सपोज दिस इज द पेंडुलम, और ये आपका वॉल है, ठीक है, ये आप सपोज इधर से ये अटैच है, और ये पेंडुलम क्या कर रहा है, वर्टिकल के साथ बना रहा है कितना एंगल, सपोज इट इज मेकिंग 37 डिग्री। ओके, तो ऑब्वियसली जब ये पेंडुलम है तो इधर एक टेंशन काम कर रहा होगा। सो सपोज इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टेंशन काम कर रहा है टी। ओके, ये टेंशन काम कर रहा है टी। ओके, अब ये इधर टेंशन काम कर रहा है टी। अच्छा, अब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ये जो डॉटेड एक्सिस है ये है आपका एक्स एक्सिस, और इधर जो डॉटेड एक्सिस है ये है आपका वाई एक्सिस। आपको टी का दो कंपोनेंट टी एक्स और टी वाई निकाल के देना है। ओके, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो टी का इधर का कंपोनेंट क्या होगा, टी का दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ टी एक्स और एक इस तरफ टी वाई, ये दो ही तो निकालना है, और इधर टी इस तरफ है, बट ये एंगल तो पता ही नहीं है, तो हम लोगों को ये एंगल निकालना है। अब सिंपली देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। या तो आप अगर ये दिक्कत हो रहा है तो ये 37, ठीक है, तो ये 37 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, इट विल बी 53 डिग्री, इट विल बी 53, करेक्ट। अब टी एक्स क्या आ जाएगा, टी एक्स विल बी टी कॉस 53 डिग्री, एंड टी वाई हो जाएगा टी साइन 53 डिग्री। अब निकालना है कॉस 53 और साइन 53 का वैल्यू। इसके लिए आपको याद रखना है ये वाला चीज़। सपोज ये एंगल 53 है तो साइड्स कितने होंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, तो कॉस 53 कितना आ जाएगा, तो टी कॉस 53 आ जाएगा 3/5 और साइन 53 आ जाएगा 4/5। ओके, इसके साथ में एक्स्ट्रा आपको और एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर सपोज राइट एंगल ट्राइंगल देखने में ऐसा हो और ये एंगल 37 डिग्री हो, तब साइड्स कैसे होंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। हाइपोटेनस हमेशा 5 रहता है, ये एंगल अगर छोटा हो तो इसके ऑपोजिट वाला छोटा होता है, 3 होता है, ये वाला बड़ा हो तो इसके ऑपोजिट वाला बड़ा होगा, मतलब 4 होगा, 4 और 3 का ही इंटरचेंज होगा, इतना आपको याद रखना है। तो आई होप ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का जो पोर्शन है ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर। ओके, तो इसके साथ मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क की तरह देती हूँ, ये आप होमवर्क करना। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं एक्सिस बना देती हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये सपोज वाई एक्सिस है। अब क्वेश्चन ऐसा है कि
यहाँ पे एक फोर्स है, सपोज ये है ये है A1, सपोज एक वेक्टर है A1 और इधर एक वेक्टर है ये है A2 और इधर एक वेक्टर है ये है A3। ओके, अब ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है ये भी है 37 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री। ओके, आपको हर एक वेक्टर का मतलब A1, A2 और A3 इन सब का क्या निकालना है, x एंड y कंपोनेंट्स निकालने हैं, कंपोनेंट्स। ओके, ये फाइंड करना है, दिस इज द क्वेश्चन, ये आप एज अ होमवर्क इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो मैंने ये बताया, देखो आप ये समझो, नेक्स्ट जो है कि मैंने एक चीज़ बताया, एक लास्ट पोर्शन रह गया है कि सपोज मेरे पास है 1 मिनट, नेक्स्ट जो लास्ट पोर्शन हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये हम लोगों ने एक्चुअली डिस्कस कर ही लिया है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। दैट मीन्स मेरे पास अगर कोई वेक्टर है तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर मतलब ax i हैट, ay j हैट और az k हैट के फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ, करेक्ट। अब ये जो आई हैट, जे हैट, के हैट है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स, राइट। तो ये आई, जे और के, इन तीनों को हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर्स एंड दे आर आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, सो दे आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ओके, दे आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ये याद रखना है, ये मैंने आपको बताया, क्लियर। ओके, और ए का मैग्नीट्यूड भी कैसे निकालना है मैंने ये बताया। ए का मैग्नीट्यूड आएगा रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अगर अब मुझे कोई बोले कि कैपिटल ए वेक्टर का तरफ अगर यूनिट वेक्टर निकालो तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल वेक्टर को अगर हम लोग मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे देन वी विल फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of A। ए वेक्टर दिया हुआ है कितना, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 3 i हैट प्लस 4 j हैट। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो पहले तो देखो ये एक वेक्टर है ए, पहले हम लोगों को निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सीधा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके, करेक्ट। तो ये आ जाएगा रूट ओवर 25, दैट मीन्स यू विल गेट 5 फ्रॉम हियर। अब यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड करके। अब ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है 3 i हैट प्लस 4 j हैट और यूनिट वेक्टर कितना है 5। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, ए, इसको ए हैट बोलते हैं, तो ए हैट आ गया 3/5 i हैट प्लस 4/5 j हैट। दिस इज द आंसर। तो ये प्रोसेस है यूनिट वेक्टर निकालने का। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक टाइप थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दे रही हूँ ताकि आपको आंसर करने के टाइम कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन ये है कि सपोज एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है वापस 4 i हैट और 3 j हैट, एंड और एक वेक्टर दिया हुआ है बी दिया हुआ है 24 i हैट प्लस 7 j हैट। ओके, अब निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड दी vector, you have to find the vector having magnitude having the magnitude similar to b vector and parallel to a vector and parallel to a vector। ये कैसे करना है ये देखो, तो आपको अब ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड की तरह हो, ठीक है। अब सोचो हम लोगों को एक वेक्टर निकालना है एफ, अब उस एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बी के मैग्नीट्यूड के साथ, और उसका वो पैरेलल होगा ए के जैसे, ए के तरफ पैरेलल होगा ए के जैसे, मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा ए हैट। तो आपको बी का मैग्नीट्यूड और ए हैट निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना है, बस यही क्वेश्चन है। तो चलो बी का पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट ओवर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, करके आएगा आपका 25 आ गया। तो इधर सिंपली एक चीज़ तो मिल गया हम लोगों को 25, बट ए हैट निकालना बाकी है।
ए हैट निकालो। ए हैट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आपको ये अभी कैलकुलेशन किया, ये आता है 5। तो ए हैट क्या आएगा, 4/5 आई हैट प्लस 3/5 जी हैट। ए हैट आ गया। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा ये 4/5 आई हैट प्लस 3/5 जी हैट। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 5 25 एंड दिस इज 20 आई हैट प्लस 15 जे हैट। ये आपका आ गया आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ओके, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं बताती हूँ। क्वेश्चन क्या है, सपोज आपको कोई वेक्टर्स दिया होगा, ए वेक्टर, ठीक है, आपको ए वेक्टर दिया हुआ है सपोज 2i हैट प्लस जे हैट प्लस के हैट। ओके, बी वेक्टर दिया हुआ है सपोज 3i हैट माइनस जे हैट प्लस 2k हैट। एंड सी वेक्टर दिया हुआ है सपोज आई हैट, सपोज आई हैट प्लस जे हैट प्लस 2k हैट। ओके, अब आपको बोला है सिंपली फाइंड ए प्लस बी प्लस सी करो। तब आप कैसे करोगे, अब ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ लगा के बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बस ये बहुत इजी है। ऐड करने के लिए आई हैट और आई हैट के टर्म्स को ऐड करना है, मतलब 2 प्लस 3 प्लस इधर क्या है 1, ये आई हैट हो जाएगा, प्लस जे हैट की जगह यहाँ पे क्या प्लस जे हैट मतलब +1, इधर -1 और इधर +1, ये जे हैट आ गया, और के हैट आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 के हैट। तो इसको सॉल्व करो, 3 4 5 6 आई हैट, ये 1 1 गया मतलब जे हैट, और ये आ जाएगा 2 2 4 5 के हैट आ जाएगा। ओके, दिस इज द आंसर। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। मैं और एक क्वेश्चन देती हूँ, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज एक वेक्टर है ए है 2 आई हैट प्लस 3 जे हैट, और एक वेक्टर है बी जो कि है आई हैट माइनस जे हैट। ओके, अब आपको निकालने बोला है फाइंड 2a माइनस 5b। तो कैसे करना है, देखो 2 एंड 5 क्या है, दे आर स्केलर क्वांटिटी। तो 2a कैसे निकलेगा, 2a जस्ट 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4 आई हैट प्लस 6 जे हैट। और 5b मतलब माइनस को एक बार छोड़ दो, पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5b आ जाएगा 5 आई हैट माइनस 5 जे हैट। अब बस 2a कैसे निकालेंगे, 2a माइनस 5b मतलब 4 माइनस माइनस करना है, तो आप एक काम करो, लिख लो 4 आई हैट प्लस 6 जे हैट, और इससे माइनस करना है 5 आई हैट माइनस 5 जे हैट को। अब मैंने क्या बोला, आई हैट का टर्म प्लस या माइनस होता है, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये 6 माइनस 5 जे हैट हो जाएगा। क्लियर, मतलब ये वाला और ये वाला, तो 4 आई हैट माइनस 5 आई हैट, ये 4 माइनस 5 आ गया, और इधर 6 और इधर आई एम रियली सॉरी, ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, थैंक गॉड, अभी गलती कर देते हैं, तो 6 + 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस आई हैट प्लस 11 जे हैट। अगर कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक हो तो आप उसको सुधार लें, या तो मुझे कमेंट में कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक कर दूंगी। ओके, तो दिस आर दी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो इस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं ये भी मैंने बताया, कैसे एमसीक्यूज आपको मिल सकते हैं, तो कैसे, तो मैंने हर एक टाइप यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।